गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि भारद्वाज। साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इकोलॉजी। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी का अगला पार्ट जो हम आज बात करेंगे, उसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, और इकोसिस्टम का जो निर्माण होता है वो अजैविक तथा जैविक घटकों से मिलकर के होता है। एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले अजैविक घटकों के बारे में बात कर लिया था हमने, और जैविक घटकों के बारे में हम बात कर रहे थे। जैविक घटकों के हमने आपको विभिन्न प्रकार के कुछ संबंध बताए थे, लेकिन जैविक घटकों को हम एक निम्न तरीके से भी आपके सामने परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता को भी जैविक घटक के नाम से जाना जाता है। तो मैं उसी वीडियो के आगे इस पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैविक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। एक तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीय उपभोक्ता, एक होता है तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये प्राय शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ये अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन पहले उत्पादक की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, याद रखना। तो इसमें एक तो होता है उत्पादक, जिसको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक ये हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो कि स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपने जो जैविक घटक हैं, इनको हम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, इन 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें से उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं ये। और क्या काम करते हैं ये? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। ये वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात को भी बनाए रखते हैं। ये वातावरण में O2 तथा CO2 के अनुपात को
बनाए रखते हैं। ये वातावरण में क्या काम करते हैं? पेड़ पौधे O2 व CO2 के अनुपात को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का यूज करते हैं, उनमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि श्वसन प्रक्रिया में संपूर्ण जीवित कोशिकाओं की क्या आती है दोस्तों? काम में आती है। यानी ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाशिक ऊर्जा है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। ग्लूकोज क्या है? केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। प्रोफेसर E.J. कोरमोंडी ने इन्हें उत्पादकों के स्थान पर किसकी संज्ञा दी है? परिवर्तक की संज्ञा दी है। तो उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन और CO2 के अनुपात को बनाए रखते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। E.J. कोरमोंडी ने इनको उत्पादकों के स्थान पर क्या नाम दिया है? परिवर्तक, चेंजर कहा है, इनको परिवर्तक की संज्ञा दी है। तो पहला होता है ये उत्पादक। आगे हम बात करते हैं दूसरा, इसका ए पार्ट हम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको उत्पादक। बी की हम बात करते हैं, बी नंबर पर आता है उपभोक्ता। कंज्यूमर्स। उपभोक्ता जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और एक होते हैं तृतीय उपभोक्ता। सबसे पहला प्राथमिक उपभोक्ता, इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होगा ऐसे उपभोक्ता जो अपना पोषण उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता प्राय कैसे होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे हम बात करें चूहा, खरगोश, इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, ये सभी कैसे होते हैं? हिरण, ऊंट, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या याद रखना दोस्तों सर्वाधिक होती है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, ये उपभोक्ता प्राय उत्पादकों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उत्पादकों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा ये कैसे होते हैं? शाकाहारी। जो हरे पेड़ पौधे खाएगा वो शाकाहारी कहलाएगा। शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे चूहा याद रखना प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आता है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ऊंट, घोड़ा, कीड़े मकोड़े आदि, ये सभी क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। पारिस्थितिकी तंत्र में
प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक होती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करें, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, याद रखना दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं एल्टन। एल्टन ने इन्हें कुंजी उद्योग प्राणियों की संज्ञा दी गई है। क्योंकि कुंजी उद्योग प्राणी क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जितने भी जीवनधारी हैं, जितने भी शाकाहारी लोग हैं या जीव जो होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जीवन इन जीवों पर निर्भर करता है, इसलिए इनको कुंजी उद्योग प्राणी की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? चार्ल्स एल्टन ने। एल्टन ने इन उपभोक्ताओं को कुंजी उद्योग प्राणी की संज्ञा दी है क्योंकि समुदाय में, कम्युनिटी में रहने वाले संपूर्ण जीवों का जीवन सामान्यतया इन्हीं जीवों पर निर्भर करता है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? कुंजी उद्योग प्राणी की संज्ञा दी है। किसने दी है? एल्टन नामक वैज्ञानिक ने। पारिस्थितिकी तंत्र में याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है और ये कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगला आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो अपना पोषण प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। तो सेकंड नंबर पर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द्वितीय उपभोक्ता का मतलब होता है ये अपना पोषण प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ये अपना पोषण प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं तथा ये प्राय मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कौवा, चिड़िया, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, सर्प, लोमड़ी, ये सभी क्या है? याद रखना, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। यानी ये अपना पोषण प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। उनको क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। जैसे कीट को कुत्ता खा सकता है, सर्प खा सकता है, चूहे को बिल्ली खा सकती है, कीट को चिड़िया खा सकती है, कीट को कौवा भी खा सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि श्रृंखला दे दी गई है हमारे सामने, तो श्रृंखला के आधार पर हमें पता लगाना है कि कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर्स है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। कई बार सेकेंडरी भी टर्सरी हो सकता है, टर्सरी भी सेकेंडरी हो सकता है। ये डिपेंड करता है श्रृंखला के ऊपर। तो याद रखना, ये बात हुई हमारी द्वितीयक उपभोक्ता की। तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता। टर्सरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये शीर्ष उपभोक्ता
या चरम उपभोक्ता या खाद्य स्तूप का शीर्ष कहलाते हैं। खाद्य स्तूप का शीर्ष कहलाते हैं। ये अपना पोषण द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं और इन्हें चरम उपभोक्ता कहा जाता है। और इसके अंदर एक तो आता है शेर, ठीक है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होता है, याद रखना, और मनुष्य वैसे सबको खा सकता है, सर्वाहारी प्राणी है मनुष्य। तो शेर है, मनुष्य हैं, ये चरम उपभोक्ता कहलाते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी के रूप में किसे जाना जाता है? मनुष्य को जाना जाता है। तो ये तो पहली बात हुई हमारी उत्पादक, दूसरा हुआ उपभोक्ता। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा जो आता है हमारा उसका नाम है अपघटनकर्ता। तीसरा जो नाम है हमारा अपघटनकर्ता, डीकम्पोजर्स। अपघटनकर्ता क्या होते हैं? अपघटनकर्ता के अंदर जीवाणु और कवक आते हैं। ये सड़े गले मृत पदार्थों का क्या कर देते हैं दोस्तों? अपघटन कर देते हैं। इनको अपघटनकर्ता कहते हैं। अपघटनकर्ता को लघु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनको दीर्घ उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। तो अपघटनकर्ता की हम बात करें, ये सड़े गले मृत पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया तथा कवक, फंजाई या फंगस। नोट लगा के एक पॉइंट लिख रहा हूं। दो चीजें होती हैं, एक तो दीर्घ उपभोक्ता और एक होता है लघु उपभोक्ता। इनको कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, इनको कहते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। दीर्घ उपभोक्ता के अंदर कौन कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये तो सभी आते हैं दीर्घ उपभोक्ता में। लघु उपभोक्ता में आते हैं जीवाणु तथा कवक आदि। इनको लघु उपभोक्ता कहते हैं, इनको दीर्घ उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। लघु उपभोक्ता को प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? प्रकृति के सफाई कर्मी के नाम से किसे जाना जाता है? लघु उपभोक्ता को जाना जाता है। जीवाणु और कवक जो होते हैं प्रकृति के क्या होते हैं? सफाई कर्मी होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी हम नोट कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये प्रश्न आया हुआ है, ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। ये टॉपिक अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी आता है, सीटी में भी पूछा जाता है, एलडीसी में भी आता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखना। पटवारी में भी आता है, ये सभी के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सीधा सा प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। एक क्वेश्चन आता है कि हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश ऊर्जा का कुल कितना % प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग में लेते हैं। तो याद रखना, मात्र 1% सूर्य के कुल प्रकाश का 1% हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 10% आंसर मत कर देना। 10% जो होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का रूपांतरण यदि पूछे तो आंसर क्या होगा, 10% होगा, जिसे लिंडेमान रूल्स कहा जाता है, लिंडेमान का नियम कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का कुल 1% उपयोग में लेते हैं। कितना % उपयोग में लेते हैं, 1% उपयोग में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना % होता है, 10% होता है। इसे लिंडेमान का नियम कहा जाता है। इसे लिंडेमान का नियम या इसको दक्षांश का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दक्षांश का नियम कहा जाता है। तो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना % होता है, 10% होता है। कितना होता है, 10%। आगे हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहली तो होती है चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। एक होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। सामान्यतया श्रृंखला जो स्टार्ट होती है वो हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ होती है, और ऐसी खाद्य श्रृंखला जो हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ न होकर के किसी मृत जीव से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं, याद रखना, अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली है चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। सबसे पहली है चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ये परभक्षी क्या होता है, परभक्षी का मतलब होता है पोषण के लिए एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का भक्षण करना क्या कहलाता है, परभक्षण कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर होती है।
छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर होती है। यह खास श्रृंखला जो होती है वो छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर होती है। जैसे कोई छोटा जीव है कीड़ा, कोई कीट है, उसको बड़ा जीव माना कि मेंढक खा गया, तो कीट को कौन खा गया? मेंढक। जैसे कीट है, कीट को कौन खा गया? मेंढक खा गया, मेंढक को फिर सर्प खा गया। तो ये छोटे जीव से बड़े जीवों की ओर चल रही है। अब इसमें जैसे जैसे आगे की तरफ अपन चल रहे हैं, जीव का आकार तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और संख्या याद रखना वातावरण में पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो रही है? कम। जितने दुनिया में कीट हैं उतने मेंढक नहीं है, याद रखना। जितने मेंढक हैं उतने सर्प नहीं है। यानी जीव का आकार तो बढ़ रहा है और संख्या क्या हो रही है दोस्तों? उससे कम हो रही है। यानी इसमें जीव का आकार बढ़ता है तथा जीव की संख्या घटती है। जीव का आकार बढ़ता है तथा जीव की क्या बढ़ती है? संख्या घटती है। दूसरी आती है, इसको कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जैसे कोई बड़ा जानवर है, कोई भैंस है, गाय है, कुत्ता है, उसके छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं शरीर पर, उससे रस, उसका जो ब्लड है, उसका खून है, उसको पीते रहते हैं। यानी बड़े जीव से छोटे जीव की ओर जाती है। याद रखना, ये भैंस से छोटा कीड़ा पोषण प्राप्त कर रहा है, और इसके अंदर जो पोषण प्राप्त कर रहा है उसका आकार तो क्या होगा? घटेगा, उसकी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ेगी। यानी जस्ट इसकी क्या होती है? उल्टी होती है। तो इसमें भी अपन को 3 पॉइंट लिखने हैं। यह श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है, जैसे भैंस है कोई या गाय है, उससे छोटे छोटे कीट पोषण प्राप्त करते हैं। याद रखना, भैंस या गाय से कीट पोषण प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जीव का आकार घटता है तथा संख्या बढ़ती है। जीव का आकार तो घटता है और संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तीसरा हम बात करें, इसको कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होती है? ऐसी खाद्य श्रृंखला जो हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ न होकर के मृत जीवों से प्रारंभ होती है, उसे क्या कहते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ न होकर मृत जीवों से प्रारंभ होती है, उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे कोई मृत जीव है और मृत जीव का जीवाणु व कवक क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। जीवाणु व कवक क्या कर देते हैं? इसका अपघटन कर देते हैं। याद रखना। तो ये कौन सी खाद्य श्रृंखला हुई? ये अपरद खाद्य श्रृंखला हुई। कौन सी खाद्य श्रृंखला हुई? ये अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती है।
तो ये खास श्रृंखला 3 टाइप की हुई। अब देखो हमें इन खास श्रृंखला से क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कि एक तरफ तो जीव का आकार बढ़ रहा है, एक तरफ संख्या घट रही है, एक तरफ जीव का आकार घट रहा है, संख्या बढ़ रही है। तो एक छोटा सा एक इसमें टॉपिक आता है जिसको नाम है पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी स्तूप, इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड में कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो पिरामिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक तो होते हैं जैव संख्या के पिरामिड, एक होते हैं जैव भार के पिरामिड, एक होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। दोस्तों ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो तो सदैव सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में होता है और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। जैसे मेंढक को सर्प ने खाया तो मेंढक से सर्प को ऊर्जा मिलेगी, ना कि सर्प से मेंढक को मिलेगी। और जैव संख्या और जैव भार की बात करें तो आप देखो कि संख्या तो कहीं घट भी रही है, कहीं बढ़ भी रही है, अलग अलग खास श्रृंखला में अलग अलग तरीके से है। इसका मतलब जैव संख्या के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। जब जैव संख्या से ही जैव भार बनता है, भार का मतलब क्या है? बायोमास होता है, उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो जब संख्या का पिरामिड उल्टा भी सीधा होता है तो जैव भार का पिरामिड भी कैसा होगा? उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है। तो एक छोटा सा इसी के अंदर एक टॉपिक आता है पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी स्तूप, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी स्तूप की बात करें, हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें, इसकी जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? चार्ल्स एल्टर ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स एल्टर ने दी थी। ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जैव भार बायोमास के पिरामिड, एक होते हैं जैव संख्या के पिरामिड, और एक होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। जैव भार के पिरामिड की बात करें तो ये उल्टे तथा सीधे दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे तथा सीधे दोनों प्रकार के होते हैं, याद रखना। ये भी उल्टे तथा सीधे दोनों प्रकार के होते हैं। ये भी उल्टे तथा सीधे दोनों प्रकार के होते हैं। और ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, याद रखना। तो तीनों प्रकार के पिरामिड ये आपसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल बनाती हैं। जैसे कोई खास श्रृंखला है उसमें अपन डिनोट करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, इसको खा रहा है माना कि कीट, कीट को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सर्प, सर्प को खा रहा है मोर। अब देखो ऐसे आपके सामने खास श्रृंखला है। एक खास श्रृंखला तो ये है और एक खास श्रृंखला है हरे पेड़ पौधे जिनको खा रहा है कीट, कीट को खा रहा है सर्प, सर्प को खा रहा है मोर। ये भी खास श्रृंखला है। अब इन दोनों में यदि अपन पूछेंगे इसमें सर्प क्या है और इसमें सर्प क्या है तो अलग अलग आंसर होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। अब देखो इसमें यदि हम बात करें तो हरे पेड़ पौधे जो होंगे ये तो होते हैं हमेशा उत्पादक। ये तो हमेशा कैसे होंगे? उत्पादक। ये जो उत्पादकों को खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अपन लिख चुके हैं कीट इसी में आते हैं।
मेढक जो प्राथमिक को खाएगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा। सर्प मेढक को खा रहा है तो मेढक इसमें तृतीयक उपभोक्ता हो गया। वैसे तृतीयक उपभोक्ता को ही चरम उपभोक्ता कहते हैं। अब सर्प को इसमें मोर खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये चरम उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरम उपभोक्ता या खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। तो इस श्रृंखला में ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, चरम उपभोक्ता है। अगर आपको श्रृंखला ये नहीं देकर के ये दे दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है, याद रखना। हरे पेड़ पौधे क्या होंगे? उत्पादक। कीट क्या है? यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है। अब देखो यहाँ सर्प कीट को खा रहा है तो सर्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और मोर क्या हो जाएगा? मोर यहाँ पर शीर्ष उपभोक्ता रहेगा। क्या रहेगा? शीर्ष उपभोक्ता रहेगा, या इसको चरम उपभोक्ता कहते हैं, टॉप कंज्यूमर्स कहा जाता है, या इसको खाद्य स्तूप का शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य स्तूप का शीर्ष कहा जाता है। तो देखो वहां पर सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया, यहां पर सर्प द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। यानी कहने का मतलब है कि डिपेंड ये श्रृंखला के ऊपर करेगा कि श्रृंखला में कौन सा कहां पर दे रखा है, याद रखना। अब ऐसी ही विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? खाद्य जाल, फूड वेब। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ग्रीनरी है, ये हरे पेड़ पौधे हैं। अब इन हरे पेड़ पौधों को एक तरफ तो बकरी भी खा सकती है, इनको कीट भी खा सकता है, इनको चूहा भी खा सकता है, इनको मनुष्य भी खा सकता है। चूहे को सर्प भी खा सकता है, सर्प को मोर खा सकता है, मोर को शेर खा सकता है, मनुष्य को शेर खा सकता है, कीट को मेढक खा सकता है, मेढक को कुत्ता खा सकता है, कुत्ते को शेर खा सकता है, ठीक है, मेढक को सर्प भी खा सकता है। ये तो खाद्य जाल है, एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा पोषण प्राप्त करना। बकरी है, बकरी को भेड़िया खा सकता है, भेड़िया को शेर खा सकता है। कीट है, कीट को मगरमच्छ खा सकता है, ठीक है, कीट को मनुष्य भी खा सकता है, कीट को इधर मनुष्य भी खा सकता है। तो ये विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। इसको कहा जाता है फूड वेब। क्या कहा जाता है? फूड वेब कहा जाता है। आगे एक शब्द आता है हमारे पारिस्थितिकी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है फोना और एक आता है फ्लोरा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं उनको तो कहा जाता है फोना, और पादप प्रजातियां जो पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली
जंतु प्रजातियां क्या कहलाती हैं? फौना। और किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली पादप प्रजातियां क्या कहलाती हैं? फ्लोरा। क्या कहलाती हैं दोस्तों? फ्लोरा कहलाती हैं। एक आता है नेक्टॉन, एक शब्द आता है नेक्टॉन। नेक्टॉन का मतलब होता है जल तंत्र में सक्रिय रूप से तैरने वाले जीवों को। जल तंत्र में सक्रिय रूप से पाए जाने वाले जीव, सक्रिय रूप से पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? नेक्टॉन। जैसे मेंढक जल में पाया जाता है, मगरमच्छ जल में पाया जाता है, याद रखना। मछली हो सकती है, मेंढक हो सकता है, कछुआ हो सकता है। जैसे मछली, मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ आदि, ये सभी नेक्टॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नेक्टॉन कहलाते हैं। और एक नेक्टॉन के अलावा एक होता है प्लवक, जिसको प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन कहते हैं इनको, प्लवक भी कहा जाता है। ये निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। कैसे हैं ये? निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। जैसे कोई शैवाल हो सकता है, कोई कीट का लार्वा हो सकता है, वो निष्क्रिय होते हैं। तो जल तंत्र में निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन कहलाते हैं। जैसे कीट का लार्वा, इसके अलावा शैवाल जो होते हैं, एल्गी, ये सभी कैसे होते हैं? प्लैंकटन कहलाते हैं। ये निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। और एक होता है प्लूस्टॉन। प्लूस्टॉन का मतलब होता है तैरने वाले। प्लूस्टॉन, प्लूस्टॉन का मतलब होता है जल की सतह पर उत्प्लावक बल के कारण तैरने वाले जीव। जल की सतह पर उत्प्लावक अपथ्रस्ट फोर्स, यूएंट फोर्स के कारण, उत्प्लावक बल के कारण तैरने वाले जो जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लूस्टॉन कहा जाता है। जैसे कोई भी एक्वेटिक प्लांट हो सकते हैं, जैसे जलीय पादप। जैसे जलीय पादप। तो ये प्लूस्टॉन, ये देखो 5 टर्म हमने बताई आपको। फोना, फोना का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जंतु प्रजातियां। फ्लोरा का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली पादप प्रजातियां। नेक्टॉन का मतलब होता है जल तंत्र में निष्क्रिय रूप से पाई जाने वाले जीव। प्लैंकटन का मतलब होता है जल तंत्र में, इसमें सक्रिय रूप से आएंगे, इसमें निष्क्रिय रूप से पाई जाने वाले जीव। और प्लूस्टॉन का मतलब होता है जल की सतह पर उत्प्लावक बल के कारण तैरने वाले जीव। अगला शब्द जो आता है वो है बायोम या जीवोम। बायोम या जीवोम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी मंडल में पाए जाने वाले वह क्षेत्र जहां पर वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु उस वातावरण के प्रति अनुकूलित हों, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम या जीवोम कहते हैं। क्या कहा जाता है उस क्षेत्र को? बायोम या जीवोम कहा जाता है।
वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधे उस वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, उन भौगोलिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बायोम या जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम या जीवोम कहते हैं। एक शब्द आता है इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक होती है, या हम ये कह सकते हैं दो बायोम के मध्य का वह क्षेत्र जहां पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। जैसे एक तो जलीय जीवोम है, एक स्थलीय जीवोम है, दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता, यानी एक तरफ स्थल भाग है, एक तरफ जल भाग है। तो ऐसे मतलब कई सारे जीव तो ऐसे होंगे जो जल में नहीं रह पाते पूर्णतया, कई सारे जीव स्थल पर नहीं रह पाते, लेकिन बीच का जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र होगा कि वहाँ पर जलीय वनस्पतियाँ भी उगने लग जाएंगी और स्थलीय वनस्पतियों का भी प्रभाव दिखने लगेगा। यानी उस क्षेत्र के अंदर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि दो बायोम या जीवोम के मध्य का वह क्षेत्र जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। जैसे हम बात करें, जैसे ये तो है जलीय क्षेत्र और ये है स्थलीय क्षेत्र। तो ना तो बहुत ज़्यादा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की वनस्पतियों की प्रजातियां ना तो यहाँ पर होंगी ना यहाँ पर होंगी, लेकिन बदने वाला जो क्षेत्र है ना, इसको कहेंगे इकोटोन। क्या कहेंगे? इकोटोन। क्योंकि यहाँ पर जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैव विविधता क्या पाई जाती है यहाँ पर? सर्वाधिक होती है, याद रखना। तो जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र, इन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है? इकोटोन होता है। ये दो भी कोई भी बायोम है, उनके मध्य का वह क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो ये टर्म हमें याद रखनी है। और इसमें पाई जाने वाली जंतु पादप प्रजातियां होती हैं, वातावरण के प्रति क्या होती हैं? अनुकूलित होती हैं। इसे कोर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इसे कोर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। कोर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे कोर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अगला आता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवधारणा जो दी थी क्लीमेंट्स ने दी थी। किसने दी थी? क्लीमेंट्स ने दी थी। यानी यह अवधारणा क्लीमेंट्स ने दी थी। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में
एक जैविक समुदाय का दूसरे जैविक समुदाय द्वारा पूर्णतया प्रतिस्थापन करना क्या कहलाता है? याद रखना, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। यानी कोई भी कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, कोई जैविक समुदाय है, उसमें एक जाति या एक जीव दूसरे जीव को वहां से उसको हटा दे, उसको प्रतिस्थापित कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहेंगे। यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक जैविक समुदाय का दूसरे जैविक समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन करना पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। एक शब्द आता है पारिस्थितिकी मंडल। पारिस्थितिकी मंडल क्या होता है? वह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के बायोम या जीवों उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी मंडल कहते हैं। तो वह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के बायोम या जीवोम उपस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी मंडल। तो वह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के बायोम या जीवोम पाए जाते हैं। एक शब्द आता है जैव आवर्धन। बायो मैग्निफिकेशन। किसी खास श्रृंखला में रसायन का बढ़ना क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में रसायनों का बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये कुछ टर्म थी जो हमें याद रखनी है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक और कृत्रिम के कौन कौन से उदाहरण हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, निम्न में से कौन सा जलीय पारितंत्र है, कौन सा स्थलीय पारितंत्र है। इस प्रकार का प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं दोस्तों कृत्रिम। कैसे होते हैं? एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। एक होते हैं प्राकृतिक पारितंत्र और एक होते हैं कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र, ये कृत्रिम पारितंत्र क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये जैसे खेत वगैरह होते हैं, शस्य भूमि, शस्यों में हरी भरी भूमि जो होती है, अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह होते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। याद रखना, अंतरिक्ष स्टेशन है, शस्य भूमि है, खेत वगैरह है। इसके अलावा हम बात करें जैसे तो उद्यान वगैरह है, बगीचा वगैरह जो होते हैं, ये सभी किस में आते हैं? कृत्रिम पारितंत्र में आते हैं। गार्डन वगैरह इसी में आते हैं। और प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है कि ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। ये
प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? प्रकृति द्वारा ये निर्मित होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। स्थलीय पारितंत्र का मतलब होता है स्थलीय माते से वन, घास और मरुस्थल, ये तो स्थलीय माते हैं। जलीय पारितंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अलवणीय और एक होता है लवणीय। मैराइन वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है, अलवणीय जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्रवाही जल, एक अप्रवाही जल। लैंटिक एंड लॉटिक। प्रवाही जल का मतलब होता है जिसका पानी हमेशा बहता रहता है, उसको प्रवाही जल कहते हैं। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, झरना वगैरह है, जलप्रपात है, नहर है, नाले हैं, ये सभी किसमें आते हैं? प्रवाही जल में आते हैं। और अप्रवाही जल जैसे जिनका पानी हमेशा बहता नहीं रहता है, इस तरह रहता है जैसे तालाब का पानी भरा रहता है, झील का पानी भरा रहता है, दलदल का पानी भरा रहता है, याद रखना दलदल। तो ये तालाब, झील, दलदल ये कैसे हैं? अप्रवाही जल तंत्र हैं। और नदी, झरना, जलप्रपात, नहर, नाले कैसे हैं? प्रवाही जल तंत्र हैं, याद रखना। झील प्राकृतिक पारितंत्र भी होता है और कृत्रिम पारितंत्र भी होता है, याद रखना। झीलें प्राकृतिक भी होती हैं और कृत्रिम तरीके की भी होती हैं। लवणीय की बात करें तो लवणीय में आते हैं महासागर तथा समुद्र, ये किस में आते हैं? लवणीय में आते हैं। तो पारितंत्र दो प्रकार का हो गया, प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम पारितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। खेत, शस्य भूमि, अंतरिक्ष स्टेशन, उद्यान, बगीचा, ये सभी इसमें आते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, दो टाइप के हो गए, स्थलीय एंड जलीय। स्थलीय में वन, घास, मरुस्थल आते हैं। जलीय में अलवणीय तथा लवणीय दोनों टाइप के होते हैं। अलवणीय अप्रवाही जल, प्रवाही जल। अप्रवाही में तालाब, झील, दलदल जलतंत्र आते हैं। प्रवाही जलतंत्र में नदी, झरना, जलप्रपात, नहर, नाले आते हैं। लवणीय में महासागर तथा समुद्र आते हैं। नोट लगाए, कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, सबसे छोटा पारितंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, याद रखना। कई बच्चे गलत कर देते हैं। सबसे छोटा पारितंत्र, सबसे बड़ा तथा स्थायी पारितंत्र प्राकृतिक तथा कृत्रिम पारितंत्र। देखिए, सबसे छोटा पारितंत्र याद रखना, जल की बूंद। अगर सबसे छोटा पारितंत्र पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा? जल की बूंद हो जाएगा। सबसे बड़ा तथा स्थायी पारितंत्र पूछे तो आंसर हो जाएगा महासागर। कौन सा हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। प्राकृतिक और कृत्रिम की बात करें तो झील जो एक ऐसा पारितंत्र है, याद रखना, ये प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम प्रकार का भी होता है। तो सबसे स्थायी पारितंत्र महासागर, सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर, सबसे छोटा पारितंत्र जल की बूंद, और प्राकृतिक तथा कृत्रिम पारितंत्र दोनों मिलाकर क्या कहेंगे? झील कहेंगे। एक शब्द आता है बायोसिनोसिस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। सजीव और निर्जीव के मध्य होने वाली जो जैविक अन्योन्य क्रियाएं हैं उनको कहा जाता है, याद रखना, बायोसिनोसिस। सजीव तथा
निर्जीव के मध्य होने वाली अन्योन्य यानी आपस में जो अनुक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? बायोस्मोसिस कहते हैं। इस शब्द का यूज सर्वप्रथम, ये प्रश्न आया हुआ है कि इस शब्द का यूज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कॉर्ल मोवियस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कॉर्ल मोवियस के द्वारा सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बायोस्मोसिस शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखना। और पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। एक शब्द आता है फाइटोजियोग्राफी। पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो चैप्टर था वो यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट के साथ हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। थैंक यू सो मच।